तो लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने किया था वो ये किया था कि आपको कोर और सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी थी। ऑप्टिकल फाइबर होता कैसे है, किस तरह का इसका साइज होता है, किस तरह का इसका लुक होता है, ये आपको एक बार फटाफट इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे सेंटर में हमारे पास में कोर होता है, जिसके अंदर हमारा लाइट का प्रोपेगेशन होता है, या टेक्निकल वर्ड्स में बोलूं तो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कोर के अंदर होता है। सिग्नल का ट्रांसमिशन मतलब कि जो भी आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना चाहते हो, एक एंड से दूसरे एंड तक भिजवाना चाहते हो, उस डाटा का ट्रेवल होगा कोर के अंदर। अगर कोई भी डाटा या कोई सिग्नल या कोई लाइट वेव क्लैडिंग में चली जाती है तो इसका मतलब कि वो डाटा या सिग्नल हमारे लिए वेस्ट हो गया, खत्म हो गया है। ओके, एक्चुअली होता क्या है वो आपको आने वाले स्लाइड्स में नजर आएगा, आने वाले एनिमेशंस में नजर आएगा। तो कोर और क्लैडिंग का साइज आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कोर का साइज आपको दिखा रखा है 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। ये किस चीज से बना होता है, सिलिकॉन ग्लास फाइबर से, या किसी ग्लास पीस से, फ्लेक्सिबल ग्लास से, या सिंपल प्लास्टिक फाइबर से। लेकिन इसमें खास बात होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार लाइट वेव इसमें ट्रेवल कर सके। और सेकंड इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा और हमेशा क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को ध्यान होगा, पुरानी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मीडियम की डेंसिटी को डिफाइन कर सकता है। डेंसिटी मतलब उसकी सघनता, कितना वो मीडियम ज्यादा पार्टिकल्स को रखता है। तो अभी प्रीवियस क्लास के अंदर किसी को डाउट हो गया कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है या रेयरर मीडियम का, तो याद रखना जितना ज्यादा डेंसर मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा। तो इट मीन कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से कोर का जो मीडियम है वो डेंसर होगा, ओके, ज्यादा सघन होगा। और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से इसका जो मीडियम होगा वो विरल होगा या रेयरर मीडियम होगा। ओके, और इसके ऊपर हमारे पास में सिलिकॉन जो क्लैडिंग है उसका साइज हमारे पास में होता है 125 से 200 माइक्रोमीटर। ये भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये भी हमारे पास में सिलिकॉन ग्लास फाइबर से मिलकर बनती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम, जो ऊपर वाली लाइन है उसके मुकाबले यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा मतलब कि ऑपोजिट बोला जाता है इसको। ओके, अब मैं एक बार मैसेज में एक का रिप्लाई दे दूं। एक ने पूछा है हरीश यादव ने कि सर कोर ट्रांसपेरेंट क्यों होना चाहिए। हरीश, मैंने यहां पर कोर और क्लैडिंग दोनों को ट्रांसपेरेंट बोला है। लुक, ये लिखा हुआ कोर के बारे में इज ट्रांसपेरेंट, और ये हम लोग बात कर रहे हैं क्लैडिंग के बारे में जो कि ट्रांसपेरेंट। कोर और क्लैडिंग दोनों ही ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए कोई भी हमारे पास में पेंट करके या इसको किसी भी तरह की पॉलिश नहीं की जाती है। इट मीन कि ये ट्रांसपेरेंट आर पार दिखाई देने वाले होंगे। ये आर पार दिखने वाले इसलिए होते हैं कि जो अनवांटेड सिग्नल होता है या अनवांटेड डाटा होता है वो हमारे पास में क्लैडिंग में जाकर हम लोग डिस्ट्रॉय करवा भी सकते हैं। अगर कोई काम का नहीं है, कोई जबरदस्ती अंदर चला गया डाटा, जबरदस्ती मतलब कि बाहर भी लाइट सोर्स होते हैं इधर उधर, उनसे अगर कोई लाइट वेव ट्रेवल कर जाए अंदर तो वो अपने आप खत्म हो जाए अंदर। लेकिन जिस डाटा को हम लोग सेंड करना चाहते हैं वो जरूर ट्रेवल हो, इसलिए ये दोनों हमारे पास में ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम पर ही हमारे पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो हरीश, आपने प्रीवियस क्लास नहीं ली थी इससे पहले वाली? हरीश यादव, माइक ऑन करो दोस्त। यस सर। हरीश, आपने कल वाली क्लास नहीं ली थी? ली थी सर। ओके, तो उसमें मैंने बताया था ना कि इसमें हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। ये पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR पर बेस्ड होता है, और उसमें हमारे पास में जो भी मीडियम काम में आते हैं वो सबके सब ट्रांसपेरेंट मीडियम्स होते हैं। ठीक है, याद रखना। मैं आप लोगों को इसको प्रैक्टिकली ज्यादा क्लियरली और दिखा पाऊंगा, जिस दिन भी हमें मौका मिलेगा प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। ठीक है, राहुल सिंह, बताइए राहुल, क्या पूछना चाहते हो? ये सिलिकॉन कोटिंग क्या होती है? सिलिकॉन कोटिंग इज नथिंग। सिलिकॉन की हमारे पास में सिलिकॉन चलो एक एग्जांपल देता हूं। लास्ट टाइम तुम जूते वगैरह कब लेकर आए थे? शूज राहुल, कब लेकर आए थे लास्ट टाइम? 3-4 महीने हो गए सर। 3-4 महीने हो गए। अब शूज के अंदर तुम्हें एक पैकेट सा निकला होगा छोटा सा, जो शूज के अंदर डाला होता है, जिसके अंदर छोटी छोटी सी गोलियां होती है।
कभी भी हाँ। खोलकर नहीं देखा और उसके ऊपर लिखा था हाईली पॉइजनस वगैरह वगैरह, बच्चों की पहुंच से दूर रखे। वो न्यू पानी की बोतल्स में आती है ना सर? पानी की बिल्कुल बोतल्स में बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली हिमांशु वगैरह सही बोल रहे हैं। पानी की बॉटल्स वगैरह परचेज करोगे, उसमें भी एक वो छोटा सा पैकेट होता है। अब नेक्स्ट टाइम जब तुम उसको लेकर आओ तो उस पैकेट को फाड़ कर देखना, उसमें जो गोलियां निकलती है वो सब सिलिकॉन होती है। ठीक है, अब ये लिक्विड फॉर्म में अगर कर दिया जाए सिलिकॉन को, ये जो बॉल्स निकली है छोटी छोटी सी, इनको पिघला कर किसी मोल्ड पर, मतलब कि इसकी आप एक ट्यूब जैसी सरफेस बना लो, या जैसे आपके हाथ में पेन कौन सा है अभी राहुल? पेन 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 है ग्रीन कलर का, कौन सा है? ग्रीन कलर का सेलो पेन। सेलो पेन, बॉल पेन है मतलब। अब बॉल पेन में ध्यान दो कि आपके पास में सेंटर में आपके पास में जो रिफिल भरी हुई है यहाँ से है ना, उसमें मैक्सिमम पार्ट सिलिकॉन है। रिफिल का जो बना हुआ है ना, ये रबड़ सा बना हुआ प्लास्टिक है, हाँ सर। ये मैक्सिमम सिलिकॉन है। और रिफिल कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है मैक्सिमम, अधिकतर जैसे जैसे सेलो की ट्यूब, ये पेन बता रहे हो तो उसकी हाँ। जो ट्यूब क्या बोलते हैं इसको, रिफिल है, वो आर पार दिखने वाली है या कलर्ड है? पेन की भरा हुआ है सर पूरा, आर पार दिखने वाली है ऐसे तो। बिल्कुल, रिफिल निकाल कर देखोगे तो आर पार दिखने वाली होगी। ये जो रिफिल है हमारे पास में एग्जैक्टली हमारे पास में इसका 70-80% सिलिकॉन होता है, सबसे सस्ता मटेरियल है ये। ओके। ठीक है, और ऐसी बहुत सारे एग्जांपल अपने घरों में मिल जाएंगे। और सिलिकॉन को का कोई ये बताएगा कि हमारे पास में कहाँ अवेलेबल हो सकता है सिलिकॉन? जब राहुल ने क्वेश्चन पूछा तो मैं भी पूछ ही लूं। सर जब आप लोगों ने क्लास 12th में सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ी थी तो उसमें आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह बताया गया था। तो सिलिकॉन हमारे पास में कहां पर मिलता है? ये किस चीज से मिलता है? जय जय चुप चुप चुप। पता नहीं सर। ओके, करण बताएगा। करण वीरे किथे गया? हाँ दोस्त, बिल्कुल डायोड्स वगैरह बनते हैं। राहुल, हितेश, हेमंत कौन बोल रहे थे? बट मैं ये जानना चाहूँ सबसे ज्यादा सिलिकॉन जो चीज है ये कहाँ मिलती है? चलो फटाफट बताता हूँ, तुम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहले जय कुछ बताना चाहता था, जय बताएगा। सर मैं यही बोलने वाला था, डायोड में ही पढ़ा था हमने सिलिकॉन ओके, का। नहीं जय, एक्चुअली डायोड्स वगैरह बनते हैं सिलिकॉन से, तो सिलिकॉन हाँ। कहाँ मिला? अर्थ में मिला होगा, कहाँ क्रस्ट, पर? अर्थ के क्रस्ट पे टॉप लेयर पे। अरे वाह, चलो ये शायद किसी ने भी नहीं पूछा होगा, तुम्हारी पूरी क्लास का आंसर नहीं आ रहा है। गाइस कोई तो बोलो यार इसके बारे में आंसर। सर ऑक्सीजन की उससे। यश, हाँ बोलो यश। सर ऑक्सीजन पृथ्वी, वो अर्थ पे ऑक्सीजन। एमी कुछ भी। यश सिलिकॉन सोचो में यार, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का क्या मेल? ऐसा ही O2 वगैरह तो तुम बाद में बनाते हो, लेकिन सिलिकॉन तो सिलिकॉन है ना, एक बेस मटेरियल है। ये संकेता बोलो बेटा। सर नेचर से मिलता है हमें सिलिकॉन मैक्सिमम, या फिर ऑक्साइड के रिडक्शन से। नहीं, आप केमिकल रिएक्शन बताने लगे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ सिलिकॉन, हिंदी में पहले बोल देता हूँ, सिलिकॉन बहुतायत में कहाँ मिलता है? अब इंग्लिश में सिलिकॉन कहाँ सर सर अर्थ में मिलता है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है देन। हाँ 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 हाँ, अब इसी को और सही बोलो जय। सर इतना याद नहीं है। ओके चलो मैं फटाफट बताता हूँ। सिलिकॉन इज द, सर नंदिता, यस नंदिता बोलो बेटा। सर सिलिकॉन स्टैंड में मिलता है। सबसे सही आंसर, एक्सीलेंट नंदिता। सिलिकॉन इज अ पार्ट ऑफ सैंड, रेत का, रेत इज सिलिकॉन यार। तुम लोगों ने सिलिका से सिलिकॉन बनाया था, सिलिका हमारे पास में लैटिन वर्ड है, और सिलिका इज रेत, भूल गए? सबको केमिस्ट्री में बताया गया है। सर सेट्स में लिख दिया था। और जैसे कि जय बोल रहा है सिलिकॉन ऑक्साइड की हमारे पास में रॉक्स होती है, बिल्कुल सही, रॉक्स होती है। रॉक्स टूटते 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 हमारे पास में सिलिकॉन की फॉर्म में तैयार हो जाती है। और सिलिकॉन सबसे ज्यादा हमें मिलता है रेत की फॉर्म में, इसीलिए मैंने बोला कि ये सबसे सस्ता मटेरियल है। और सिलिकॉन से हमारे पास बनते हैं आज के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, दुनिया भर के जितने भी आप लोग देख रहे हो, मतलब कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आपके हाथ में है, मोबाइल, 1-1 लाख के मोबाइल है सबके पास में, मैक्सिमम लोगों के पास। मिट्टी आपको 1-1 लाख रुपए में बेची गई है, समझो। लग गया ना चूना सबको? तो आज तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला होगा कि जितने भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो सब सिलिकॉन से बने हुए, सिलिकॉन डायोड से मिलकर बने हैं। और सिलिकॉन हमारे पास में मिलता है रेत से, रेत यानी कि मिट्टी।
ठीक है, चूना नहीं मिट्टी लग गई। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, हम भी इंजीनियर आने वाले टाइम में हम लोग भी इन्हीं मिट्टी से ही बड़ी बड़ी चीजें बनाने वाले हैं, इनफैक्ट बनेगी सही में। तो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला? यस सर। शरणदीप सिंह की सर आप तो पीटा था फिर भी लग गए आपको, क्या है ये? शरणदीप पीटा था, मुझे क्यों पीटा था भाई? पता। नैतिक राज कह रहे हैं स्लैक, ठीक है। अमन सिंह सैंड, बिल्कुल सही। अबे सर गलत लिख दिया शरणदीप। अबे सर ने तो गलत लिख ही दिया होगा कुछ ना कुछ, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो समझ भी नहीं आ रहा। एनीवे कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख रहे दोस्त। तो चलो वापस आते हैं। तो सिलिकॉन के बारे में तुम्हें अच्छी चीजें पता चली आज, याद रखना इन चीजों को। ऐसी तुम्हें और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा जो कुछ मुझे पता है। तो यहाँ पर हमारे पास में वापस आते हैं सिलिकॉन कोटिंग की जैकेट, जो कि हमारे पास में मैक्सिमम जो वेस्ट ऑफ सिग्नल होता है उनको अब्सॉर्ब करने के काम में आता है। सिलिकॉन कोटिंग है इसलिए ये हमारे पास वेदर से भी प्रूफिंग देता है, हीट रेजिस्टेंस भी सिलिकॉन कोटिंग प्रोवाइड करता है। इसके बाद में बफर जैकेट, स्ट्रेंथ मेंबर, आउटर जैकेट, इनके बारे में ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अब ट्रांसमिशन हमारे पास में किस तरह से होता है, उसके लिए जो बेसिक कंडीशन है वही जो टीआईआर के लिए बेसिक कंडीशन थी वही हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर में डाटा ट्रांसमिशन के लिए जरूरत होती है। मीन सबसे पहली चीज हमारे पास में लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, और वो हमारे पास में कोर डेंसर बना देते हैं, क्लैडिंग को रेयरर मीडियम का बना देते हैं, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है। एंड अनदर वन इज कि जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा और हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। द इंसिडेंस एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो अब जो लोग न्यू आए हैं प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट है हमारे पास में, इसमें डेटा का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है इस चीज को फटाफट हम लोग समझते हैं जिससे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ सके। हम लोग लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे यहाँ पर। तो लाइट कोर में से ट्रेवल करते करते हुए क्लैडिंग और कोर के इंटरफेस, जहां पर ये दोनों हमारे पास में मिलते हैं, दोनों सरफेस मिल रहे हैं, उसको हम लोग इंटरफेस बोलेंगे। इस इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है। तो ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम कि आप लोग सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करते हो नॉर्मल, और यहाँ पर एक एंगल मिलेगा, इस एंगल को चेक करते हैं। अगर ये एंगल हमारे पास इन दोनों के क्रिटिकल एंगल से छोटा है, स्मॉलर है, तो लाइट का हो जाएगा रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, और ये क्लैडिंग में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद में हमारे पास में एक और लाइट वेव इंसिडेंट करवाता हूं जो कि हमारे पास में इससे थोड़े बड़े एंगल पर आ रही है, थोड़े से बड़े एंगल पर। अगर ये भी एंगल हमारे पास में क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो ये भी हमारे पास में चली जाएगी क्लैडिंग में और खत्म हो जाएगी। इसी पॉइंट के ऊपर अगर ऐसी कोई लाइट वेव इंसिडेंट करवाए जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, दिस एंगल थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो हमारे पास में लाइट का हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और लाइट वेव कुछ इस तरह से ट्रेवल कर जाएगी। जिस पॉइंट पर ये ग्रीन वाली लाइट वेव इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पर जाकर भी हम लोग बनाते हैं सबसे पहले एक नॉर्मल एंगल चेक करेंगे। ये एंगल डेफिनेटली 101% कि जितना एंगल हमें यहां पर मिलेगा वही एंगल यहां, ऑल्टरनेटिव ऑपोजिट एंगल, हिंदी नाम मुझे याद नहीं है इसका, ऑल्टरनेटिव ऑपोजिट एंगल्स Z की फॉर्म में जो बनते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां वाला एंगल कितना होगा, तो वो होगा इसके इक्वल, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। तो जितना एंगल थीटा यहां पर बन रहा है उतना ही यहां पर थीटा बनेगा, मतलब कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी अगेन। तो लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगेन, और हर एक पॉइंट पर यही होगा हमारे पास। और इससे से लाइट एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक ट्रेवल कर जाएगी विदाउट एनी लॉस। हर एक पॉइंट पर भी इसका सेम एंगल बनाते हुए ये ट्रांसमिट हो जाएगी। ओके, आप लोग मैसेज में रिप्लाई दे रहे हो यार, क्या फायदा। Z शेप में एकांतर कोण, मुझे याद नहीं है बिल्कुल, मैं आप लोग की बात पर विश्वास कर लूंगा। अंकिता ही सही, एकांतर कोण बोलते हैं उनको, मुझे नहीं पता। अल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये तो याद है, लेकिन हिंदी में एकांतर, उभयनिष्ठ या ऐसे कुछ अलग अलग से नाम होते थे।
सम्मुख शीर्षाभिमुख। सर एकांतर कोण पक्का? हाँ सर एकांतर कोण बोलते सर हैं। अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं है, तुम लोग मेरे मजे मत लो, ठीक है? जी, सर। अभी एक ने तो पता नहीं खतरनाक खतरनाक से नाम बता दिए। वो भी चलो। सबके अलग अलग नाम बताए। हाँ, वो हिंदी और संस्कृत के नेम्स एक्चुअली इतने टिपिकल होते हैं कि हम लोग इजीली याद नहीं रख पाते, क्योंकि हमारी लैंग्वेज ही आजकल ऐसी हो गई है। तो ये हमारे पास में कोर और क्लैडिंग के अंदर, एक्चुअली कोर के अंदर डाटा का ट्रांसमिशन या सिग्नल ट्रांसमिशन, ओके। अब हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये हमारे पास में एक्चुअली मैं फटाफट दिखाता हूं, ये 4 टाइप की है। इनमें हमें एग्जैक्टली किस तरह से करना है, सबसे पहले हम लोग करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर, जो हमारे पास में स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स के नाम से होती है। हमारे पास में मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेस पर सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर होती है। ये 4 हमारे पास में अलग अलग टाइप की ऑप्टिकल फाइबर है। सबकी मीनिंग आपको आने वाले टॉपिक्स में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमें एग्जाम में कैसे करना है या किस तरह से याद करना है इसको, तो ये दो के पेयर्स में याद करोगे। स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड, ठीक है, एंड स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड। ये 2 बन गई, स्टेप इंडेक्स मोनोमोड, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड। इन चारों में 2 को मिलाकर हम लोग तैयार कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में ग्रेडेड इंडेक्स सिंगल मोड, एंड चौथे नंबर का जो हमारे पास में बनेगा दैट इज ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड, ठीक है। यस राजनंदिनी, आपने हैंड रेज किया, बताओ बेटा क्या क्वेश्चन है? सर बैकग्राउंड मेरे को एसेस लेनी है। क्या सर मेरे को स्क्रीनशॉट लेनी है। कौन से का स्क्रीनशॉट लेना है? सर बैकग्राउंड जो पहले आपने वो बैक करो। कौन थे एकांतर कौन वगैरह। हाँ Yes, बिल्कुल sir. बिल्कुल बिल्कुल। कौन से वाली चाहिए बताओ, नंबर बोलो। 5 नंबर, इसके बाद वाली 4 नंबर, 5 नंबर। यस सर। यस सर, 5। दिस वन 5 लो Yes. बेटा। हो गई सर। ठीक है, तो सबसे पहले हो हम गई लोग सर। हाँ हाँ बेटा, मैं आगे वाली स्लाइड पर आ गया हूँ। यहाँ देखो हमारे पास में नेक्स्ट है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। स्टेप इंडेक्स में भी मैं मोनोमोड और ग्रेडेड मोनोमोड और मल्टीमोड दोनों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले स्टेप इंडेक्स का मीनिंग हम लोग समझते हैं। स्टेप इंडेक्स का मीनिंग है कि हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर है उसमें जो भी आपने मीडियम फिल किया वो बिल्कुल कांस्टेंट रहे। अब यहाँ पर हम लोग इस तरह से करेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था पेन की रिफिल का। अगर पेन की रिफिल को आप ऊपर की तरफ से देखोगे, मतलब जहां से पेन स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट से, तो आपको पेन की रिफिल कुछ इस तरह से नजर आएगी, बिल्कुल एक होल और उसके अंदर इंक फिल की हुई है। बिल्कुल उसी टाइप से हमारे पास में एक कोर है और कोर के अंदर कुछ मीडियम फिल कर रखा है हमने, कोई ऐसा मीडियम जो सेंटर से लेकर एंड तक, मतलब इस पॉइंट से लेकर या सेंटर से लेकर यहां तक, या फिर मैं बोलूं बिल्कुल एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक बिल्कुल इक्वल डेंसिटी रखता हो, एग्जैक्ट सेम डेंसिटी, मतलब कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम ही रहेगा। तो इसको अगर ग्राफ पर शो करें तो हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों लाइंस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इन दो लाइंस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन। और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसी कोर के बाद में क्लैडिंग आती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सडनली गिर जाता है। कितना? इतना। इसको भी अगर दिखाओगे तो कोर के यहां से लेकर यहां तक आपके पास में क्लैडिंग है। लुक, इस पॉइंट से लेकर यहां तक क्लैडिंग है। तो अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊंगा तो इस पॉइंट से लेकर क्लैडिंग के एंड तक एक लाइन और बन जाएगी, लेकिन वो इस ब्लू लाइन से इस जगह पर बनेगी, है ना? तो इसी चीज को दिखा रहा हूं मैं। इतनी हमारे पास में क्लैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसको भी हम लोग ग्राफ से मिला देते हैं, क्योंकि इस पूरे स्पेस के अंदर, इस पूरी जगह के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहेगा इतना। तो कंप्लीट ग्राफ आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाता है कोर और क्लैडिंग के लिए, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। उसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना होगा और ग्राफ को याद भी रखना है
इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाली हायर क्लासेस में, मतलब 3rd और 5th सेमेस्टर में भी काम में आएंगे। फाइन, अब इसका हम लोग प्रोपेगेशन देखते हैं कि लाइट वेव किस तरह से इसमें ट्रेवल करती है। तो उसके लिए कोर और क्लैडिंग मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने प्रीवियसली टॉपिक्स में देखा था। लाइट इंसिडेंट होगी, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर लाइट जाएगी, तो उसके बाद लगातार ट्रेवल करते हुए निकल जाएगी ये एक एंड से दूसरे एंड पर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इसी में हम लोग देखेंगे स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल, स्टेप इंडेक्स मोनोमोड और मल्टी मोड। ये आपके सामने दिखाई दे रही है मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर, और नीचे मैं इसको दिखा रहा हूं मल्टी मोड की फॉर्म में। एक लाइट वेव कुछ हिस्से से ट्रेवल कर रही है, ओके, और इसके साथ में एक और लाइट वेव को मैं काम में लूंगा जिसकी एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है और वो इस तरह से ट्रेवल कर गई। तो आपके पास में कुछ इस तरह से लाइट वेव ट्रेवल करेगी यूं। दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और इंसिडेंस एंगल भी बिल्कुल अलग अलग है। बोल क्यों नहीं रहे, मैसेज क्यों कर रहे हो यार। चलो मैं फटाफट बता देता हूं, यहां पर हमारे पास में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को यूज कर रही है। और इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन होती है कि दोनों लाइट वेव जो भी इंटरफेयर या सुपर इंपोज हो रही है, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर होनी चाहिए। तरंग दैर्ध्य तथा आवर्ती दोनों की लगभग समान होनी चाहिए। और यहाँ पर ग्रीन और रेड कलर दोनों के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ कोई भी इंटरफेरेंस होने का चांस ही नहीं होगा। मतलब कि जो सिग्नल आपने भेजा है वही सिग्नल आपको दूसरे एंड पर मिलेगा। ओके, तो इनकी नेम है स्टेप इंडेक्स मोनोमोड, क्योंकि मोनोमोड का मतलब एक ही लाइट वेव, मोनो मीनिंग्स वन, सिंगल। तो इसका आप बोल सकते हो स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। इसका दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, आप लोग चाहो तो ये चीज कर सकते हो इसको। स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। और दूसरी, क्योंकि हमारे पास में एक से ज्यादा लाइट वेव ट्रेवल कर रही है, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। मल्टी मोड का मतलब कि बहुत सारी लाइट वेव एक साथ ट्रेवल कर रही है। यहां मैंने सिर्फ 2 दिखाई है, इसमें हजारों लाखों की क्वांटिटी में लाइट वेव एक साथ ट्रेवल करती है। ठीक है, ये वाला मच ज्यादा सही है, इसमें सब कुछ आ रहा है। स्टेप इंडेक्स मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम, उसमें प्रोपेगेशन। स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम, उसका लाइट प्रोपेगेशन, और उसके बाद में इनके ग्राफ्स। तो नेक्स्ट हमारे पास में ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स का मतलब है कि कोर का जो मीडियम है हमारे पास में, वो सेंटर से लेकर क्लैडिंग के इंटरफेस तक आते आते ग्रेजुअली, ग्रेडेड का मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे कम होता जाए, डिक्रीज होता जाए। तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेंसिटी मिलेगी वो बिल्कुल सेंटर पर, ओके, बिल्कुल सेंटर पर सबसे ज्यादा डेंसिटी। उसके बाद में हमारे पास में डेंसिटी थोड़ी कम, उसके बाद में थोड़ी और कम। बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ के सरफेस पर होता है कि अर्थ के सरफेस के नजदीक जो भी गैसेस वगैरह होती है वो बहुत ज्यादा डेंसर, उसके ऊपर रेयरर, उसके ऊपर और रेयरर, इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही यहां पर हो रहा है कि बिल्कुल सेंटर में हमारे पास में डेंसर, फिर रेयरर और फिर क्लैडिंग आती और ज्यादा कम। ओके, तो इसमें लाइट का प्रोपेगेशन किस तरह से होगा वो देखते हैं। मान लिया है कि ये ब्लू कलर की लाइट वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइट जा रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम में, राइट। मैंने अभी ये बताया कि सबसे सेंटर पर डेंसर मीडियम, फिर रेयरर। तो लाइट डेंसर टू रेयरर जा रही, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करके चेक करेंगे कि ये जो एंगल है ये क्या थीटा सी से छोटा है या बड़ा है। मैंने इस चीज को स्पेशली बता दिया कि ये एंगल थीटा सी से बहुत छोटा है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में लाइट का हो जाएगा हमारे पास में रिफ्रैक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। आप लोग आंसर दो। अगर थीटा इज लेस देन थीटा सी है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, बिल्कुल सही आंसर, कुछ इस तरह से। अगेन हम लोग यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और देखेंगे क्या ये एंगल हमारे पास में थीटा सी से छोटा है। हाँ जी, छोटा है बिल्कुल। तो अगेन इसका हो जाएगा रिफ्रैक्शन। अब क्योंकि कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क होता है, और यहां पर हमारे पास में अगर एंगल ड्रॉ करे तो डेंसर टू रेयरर मीडियम में लाइट के जाने, और ये जो एंगल आपको अब दिख रहा होगा बहुत ज्यादा बड़ा एंगल बन रहा है, इट मीन की डेफिनेटली क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में लाइट का हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये लाइट वेव पूरी तरह से बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब यहां पर क्या कंडीशन लगाए, जब लाइट वेव इस जगह से नीचे वाले मीडियम में जा रही है,
तो यहाँ कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास से रेयरर टू डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, विरल से सघन माध्यम में, तो कुछ सोचना ही नहीं है। टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होते हुए लाइट वेव अपने नेक्स्ट मीडियम में चली जाएगी। अगेन रेयरर टू डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, टुवर्ड द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ओके, लेकिन जैसे ही यहां पर पहुंचे डेंसर टू रेयरर मीडियम, सघन से विरल माध्यम, चेक करेंगे एंगल, छोटा एंगल है तो रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, और उसके बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट इस तरह से बाउंस बैक हो जाएगी और ये अगेन सिंपल रिफ्लेक्शन शो करते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गई। सिर्फ और सिर्फ इन 2 पॉइंट्स के ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, इसी तरह से एक और लाइट वेव काम में ले लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास में एक बड़े एंगल पर इंसिडेंट करवाई, हम यहां पर चेक करेंगे ये एंगल छोटा या बड़ा। मैंने बता दिया छोटा, तो इसका हो जाएगा रिफ्रैक्शन, और इस पॉइंट पर आने के बाद में हो जाएगा इसका एंगल बहुत बड़ा, और उसको हम लोग करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर TIR हो गया। ये जो लाइट वेव रेड कलर की है, ये क्लैडिंग तक तो पहुंच ही नहीं पाई, उससे पहले ही इसका TIR हो गया, और लगातार उसी तरीके से इसका रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए लाइट दूसरे एंड पर मिल जाएगी। ठीक है, राहुल सिंह बताइए क्या पूछना चाहते हो? ओके, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये ब्लू कलर की लाइट वेव आपको एक पैराबोलिक पाथ में ट्रेवल करते हुए दिख रही है। ये एक्चुअली पैराबोलिक नहीं है, ये साइनसोइडल वेव है। ठीक है, साइन वेव की फॉर्म में ये ट्रेवल कर रही है, और बिल्कुल इसी टाइप से अगर रेड कलर की लाइट वेव को ध्यान से हम लोग बनाएंगे तो ये भी हमारे पास में एक साइनसोइडल वेव, साइन वेव बनती हुई नजर आएगी। इसको अगर साफ सुथरे तरीके से बनाओगे तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। कोरो क्लैडिंग वही है, हमारे पास में अलग अलग मीडियम फिल किए हुए हैं, और ये रेड कलर की बिल्कुल एक लाइट वेव जो साइन वेव की तरह ट्रेवल करते हुए दिख रही है। ओके, इसी की जगह पर एक और लाइट वेव काम में लेते हैं, जो कि इसके बीच के किसी मीडियम पर जाकर ही रिफ्लेक्ट होने लग जाती है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करती है कुछ इस तरीके से। अगर इन सभी वेव्स को हम लोग एक साथ देखें, मतलब कि ये अब आपके सामने मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर, इससे पहले जो आप लोगों ने देखा था वो मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर थी। यस अरविंद, एनी डाउट? अरविंद कुमार? सर यस प्लीज। सर एक ग्रेडेड इंडेक्स है। हाँ दोस्त, ये ग्रेजुअली इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स, हाँ, तो ऊपर ऊपर सर हेडिंग लिखी हुई है। आपने सर मल्टीपल मोड ऑप्टिकल फाइबर का बता रहे थे ना आप? मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर का स्टेप इंडेक्स का तो मैं बता चुका। सर ओके सर, ओके। ठीक है, अब ये देखो मैंने, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आज की क्लास यहीं पे ओवर कर रहा हूं।